बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमिन नबीयीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इट वाज वर्ड चॉइस। चलें स्टार्ट करते हैं इसको। दिस लेसन इन टू पार्ट्स, ये लेसन जो हमारे टू पार्ट्स में इन द फर्स्ट पार्ट यू शैल लर्न अबाउट द यूज एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। पहले पार्ट में आपको ये पता चलेगा कि आपने वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, एक्सप्रेशन चॉइस कैसी हो। मतलब एक अगर सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं जहाँ पोलाइट वर्ड यूज़ करेंगे तो आपने वहाँ हार्ड वर्ड यूज़ नहीं करने, आपको पता चलेगा कि पोलाइट वर्ड या हार्ड वर्ड्स या कैसे वर्ड्स कहाँ यूज़ करने हैं। और सेकेंड पार्ट में क्या आपको बताया जाएगा, अ नंबर ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑफन मिस्टेकन फॉर एंड वन एंड अदर बिकॉज दे आर होमोनिम्स, कि ऐसे वर्ड्स होते हैं बहुत सारे जो हम मिस्टेक के तौर पर एक की जगह दूसरे यूज़ कर देते हैं, वो उनको होमोनिम्स कहते हैं। उन वर्ड्स की क्या पहचान होती है कि वो उनके प्रोनाउंस भी सेम होते हैं और ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स होते हैं, लेकिन जो उनके स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट होता है। ये होमोनिम्स की अपनी डेफिनेशन बोल्ड, आपको पता है बोल्ड चीज़ आपने याद करनी होती है। They are words that are pronounced the same or almost at the same but are spelled different and are different in meaning. मीनिंग उनका डिफरेंट होता है लेकिन जो प्रोनाउंस सेम हो रहे होते हैं और स्पेलिंग भी उनके डिफरेंट होते हैं। जो गुड राइटर है वो क्या करता है, उसको पता होता है कि उसने अपने सेंटेंस में, अपनी राइटिंग में कैसा एक्सप्रेशन यूज़ करना है और वो ओकेजन के मुताबिक चीज़ें यूज़ करता है फॉर द ऑडियंस यू आर राइटिंग फॉर, जिन आइडियंस के लिए वो लिख लाए उनके लिए। इवन द मोस्ट casual students of English soon becomes aware of the fact that there are several different speech levels, कि जो कैजुअल आम जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ज़्यादा इंग्लिश की ना हो नहीं होती, मतलब बेसिक लेवल पढ़ रहे होते हैं, उनको भी पता होता है कि सेवरल जगहों पे उन्होंने कैसी चीज़ें यूज़ करनी है, कि सेवरल डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्पीच हैं। वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। सम वर्ड्स आर अनमिस्टेकनली बुकिश और लिटरेरी, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बगैर गलती के तौर पे वो किताबी वर्ड होते हैं, लिटरेरी अदब में यूज़ होते हैं। मतलब वो अगर हम उनको आम लैंग्वेज में यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी ऑड लगेंगे, मतलब वो बुक्स में या लिटरेचर में सिर्फ अच्छे लगते हैं। सम आर इनफॉर्मल, कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे इनफॉर्मल हम उनको यूज़ करते हैं, मतलब आम रवाज में आम यूज़ करते हैं बगैर किसी फॉर्मेलिटी के। और क्लोकियल भी वही वर्ड्स होते हैं अगेन जो हम आम अपनी रोज़मर्रा के गुफ्तगू में यूज़ करते हैं, वो बुक्स वाले वर्ड्स नहीं होते। एवरी ट्रेड एंड प्रोफेशन हैज़ इट्स ओन टेक्निकल जॉगन ये होता है कि हर ट्रेड और हर एक्सप्रेशन में, मतलब देखें अगर आप लीगल स्टडीज़ कर रहे हैं, मतलब आप लॉ पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके अपने जो स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे, और अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसके लिटरेचर के अपने वर्ड होंगे। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, CS वगैरह कर रहे हैं, तो उसके कुछ खास मखसूस वर्ड होंगे जो उसी आपकी टेक्निक के आपके टेक्निकल वर्ड्स होंगे, आपकी फील्ड के लिए यूज़ होंगे, किसी और फील्ड में वो वर्ड यूज़ नहीं होते। और जो स्पेसिफाइड वर्ड होते हैं किसी भी प्रोफेशन के लिए, ट्रेड के लिए या किसी भी टेक्निकल थिंग के लिए, वो दे आर कॉल्ड इट्स जॉगन, कि उस प्रोफेशन के, उस ट्रेड के और उस टेक्निकल थिंग के, उस चीज़ के ये जॉगन्स कहलाते हैं, मतलब सिंबलाइज। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ, जैसे यू फोन का है ना, यू फोन तुम ही, तो अब ये जब साथ ही वाला आता है बाद वाली लाइन, हमें फ़ौरन यू फोन, मतलब एक हमारी सेंस वो आती है कि ये जॉगन यू फोन के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही हर चीज़ के अपने अपने जॉगन्स होते हैं, आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। देन देयर आर वर्ड्स दैट आर यूजली ओनली फॉर ह्यूमरस इफेक्ट, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सिर्फ हम ह्यूमरस इफेक्ट मतलब फनी वे में यूज़ करते हैं। एंड देयर आर वर्ड्स दैट आर नेवर यूज इन पोलाइट सिचुएशंस, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बिल्कुल गुस्से वाले होते हैं पोलाइट सिचुएशन में, मतलब आम जब हम पोलाइटली बोल रहे हो हम उनको यूज़ नहीं करते। सो यू रियलाइज दैट देयर इज अ ग्रेट वेराइटी ऑफ सिचुएशंस एंड एन इक्वल वेराइटी ऑफ वर्ड्स टू गो विद दैम। तो आपको ये पहचानना है कि बहुत सारी ग्रेट वैरायटी है, सिचुएशन की ह्यूज वैरायटी है, तो वर्ड जो है उनकी भी वैरायटी है, वो भी डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं। नॉट ऑल राइटिंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व ग्रामर, कि सारी की सारी जो राइटिंग प्रॉब्लम है वो ये नहीं कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ऐसे भी होता है कि आपका सेंटेंस ग्रामेटिकल करेक्ट है येट फेल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ द वर्ड्स दैट द राइटर हैज चूजन, लेकिन आपका सेंटेंस कम्युनिकेट नहीं हो रहा अच्छे से, यानी कि आगे जिसको जो बात आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जो अपना आइडिया अपने सेंटेंस में और अपनी राइटिंग में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो आपका एक्सप्रेस और कम्युनिकेट नहीं होता बिकॉज आपने वर्ड जो है वो गलत चूज किए होते हैं। इन लेसन में हम वर्ड की चॉइस ही पढ़ेंगे। द स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर मस्ट टेकन एन इंटरेस्ट इन वर्ड, जो लैंग्वेज और लिटरेचर के स्टूडेंट है, यानी कि जिनको लिखना पढ़ना पड़ता है, अपने एग्जाम्स में लिखना पड़ता है, उनको वर्ड की चॉइस आनी चाहिए क्योंकि उनका जो कंसर्न है वो है ही राइटिंग से। ये 3 एनिमीज ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन के, आपने इनको भी मेमोराइज करना है, स्लैंग, क्लैशी एंड वर्डलीनेस। नेक्स्ट नीचे जाकर हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं कि ये क्या क्या होते हैं, स्लैंग क्या होता है, क्लैशी और वर्डलीनेस क्या होता है। आर 3 एनिमीज ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, हमारा क्योंकि पर्पज क्या है कम्युनिकेशन को क्लियर करना, कि हम जो बात कर रहे हैं वो क्लियरली एक्सप्रेस हो जाए। ये 3 के 3 एनिमीज हैं क्लियर कम्युनिकेशन के, इनको अपने मेमोराइज करना है। आगे देखते हैं स्लैंग एक्सप्रेशन आर लाइवली एंड
add color to everyday speech but is generally out of place in formal writing. कि स्लैंग एक्सप्रेशन जो होते हैं जिसको हम कहते हैं ना किस्म के फनी एक्सप्रेशन, मतलब आम हम कलर देखे ना ऐड कलर करते हैं एवरीडे स्पीच में, हमारी जो रोजमर्रा की स्पीच है उसको अच्छा बनाते हैं, उसमें कलर ऐड करते हैं, रंगीन बनाते हैं, लेकिन जो राइटिंग में वो फॉर्मल राइटिंग में वो नहीं अच्छे लगते. मोस्ट स्लैंग टर्म्स आर ऑफन वेग सब्स्टिट्यूट फॉर मोर एग्जैक्ट वर्ड्स. तो ये वेग होते हैं, वेग का मतलब होता है अनक्लियर, हमारे सेंटेंस को बनाते हैं, अच्छा नहीं करते. Careful writers avoid weakening their writing with slang, weakening their writing, sorry, कि वो अपने राइटिंग को कमज़ोर स्लैग के साथ करने से अवॉइड करते हैं, इस चीज़ से परहेज करते हैं, क्योंकि स्लैंग जो है राइटिंग को वीक कर देता है, बिकॉज इट हैज़ सम फनी एक्सप्रेशन. स्लैंग इज़ अ लिविंग लैंग्वेज, नो डाउट, एक जिंदा जुबान है स्लैंग, इसमें कोई शक नहीं है. एज न्यू वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आर कोन्ड आर मोस्टली डेली एंड मोस्ट ऑफ दीज डाई आउट इक्वली क्विकली. इसका ये मतलब है कि स्लैंग में बहुत से न्यू वर्ड एक्सप्रेशन रोज के रोज काउंट होते हैं, काउंट का मतलब होता है ऐड होते हैं, जमा होते हैं, और बहुत से लफ्ज़ हैं जो डाई आउट हो जाते हैं, इसमें से निकल जाते हैं. मतलब स्लैंग एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप आम रोजमर्रा की ज़बान में यूज़ करते हैं. हमारी एग्जांपल पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा. स्लैंग, अब देखिए स्लैंग की एग्जांपल देखें. व्हेन माय मदर सॉ मी जोंग्ड. अब जोंग जो है कि जब मेरी मदर ने मुझे सामी जोंग आउट द सोफा, आउट ऑन द सोफा शी लॉस्ट इट. जोंग का मतलब अब आप किसी दोस्त से ऐसी मजाक में बात कर रहे हो तो उसको नींद आई हुई हो, तो आप कहते हैं क्या तुमने भंग पी लिया या तुमने पी रखी है जो तुम इस तरह, मतलब तुम्हें नशा चढ़ा. मतलब हम अपने फनी लैंग्वेज में यूज़ कर रहे होते हैं ना, जबकि अगर हम फॉर्मल लिखने हो तो ऐसे वर्ड्स हम यूज़ नहीं करते. अगर हम इंग्लिश में भी बोल रहे हो तो ये जोंग देखें उस मैना में आ जाता है. जब किसी बंदे ने मतलब नशा किया हो ना, सोफे पे वो जोंग आउट हो गया, मतलब बिल्कुल थक हार के बंदा लेटा हुआ है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना नी एक नियर टू डेड, मतलब सोया भी नहीं होता, जाग भी नहीं होता, बेहोशी की हालत होती है ना कंडीशन. अब ऐसे होते हैं ना जैसे तुमने भंग पी हुई है या तुम्हें चढ़ी है, कुछ ऐसा बोलते हैं हम. तो जब मेरी मदर ने मुझे ऐसे सोफे पे मतलब इस हालत में देखा जोंग की कैफियत में, शी लॉस्ट इट, मतलब उनको गुस्सा आया, या लॉस्ट इट इट मीन्स शी लॉस्ट हर टेम्पर, वो अपना मतलब मिजाज खो गई, उन्हें गुस्सा आया, इसका ये मतलब है. लेकिन ये देखें इधर हमने स्लैंग यूज़ किया, तो या तो ना तो हमारा सेंटेंस क्लियर है, हम इसको बोलने में तो यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रेंड को या बहन को या किसी को भी, मतलब मजाक में कह सकते हैं कि तुम ये जोंग आउट, मतलब ये सारा कुछ तुम कर रही हो, लेकिन हम इसको जो अपनी फॉर्मल लैंग्वेज है ऐसे वर्ड्स उसमें तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते. आपको पता है ऐसे वर्ड्स हम नहीं लिख सकते, तो उसको हम रिवाइज ऐसे करेंगे, मतलब ठीक ऐसे होगा सेंटेंस. व्हेन माई मदर सॉ मी स्लीपिंग ऑन द सोफा शी बिकेम एंग्री. ये सिंपल सेंटेंस है और आपको आराम से समझ आ रहा है, एक्सेप्ट कि आप ऊपर ये जोंक्ट वाला यूज़ करें जिसके है भी फनी और ये अच्छा भी नहीं लग रहा. लिखने में फॉर्मल में तो बिल्कुल ऐसे वर्ड्स अच्छे नहीं लगते जो स्लैंग एक्सप्रेशन होते हैं. अब दूसरा देखें, व्हेन माई मदर सॉ मी जोंक्ड आउट ऑन द सोफा, ये भी अगेन वही उसको रिवाइज किया हुआ है. स्लैंग बाय इट्स नेचर इज़ इनफॉर्मल. अपनी नेचर में यानी कि स्लैंग की ये नेचर है, उसकी फितरत है कि वो इनफॉर्मल होता है. इनफॉर्मल अगेन वही चीज़ें होती हैं जो हम बगैर किसी फॉर्मेलिटी के, फॉर्मेलिटी अब ये होती है जैसे आप कोई ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो या आप अपने पेपर में लिख रहे हो तो आपको जो जनरली आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अच्छी ज़ुबान यूज़ करते हैं. लेकिन अगर आप किसी दोस्त के साथ गपशप कर रहे हो, इंग्लिश में इवन दो कर रहे हो, कोशिश करें इंग्लिश बोलने की, या वैसे आम बात कर रहे हो, तो आप उसमें टेंसेस भी उल्टे सीधे हो जाते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी और सारा कुछ हो जाता है, और आप ऐसे वर्ड्स भी यूज़ कर लेते हैं जैसे ही हमने पढ़ा, लेकिन लिखने में आप नहीं करते. ऐसे जो हम मतलब बिल्कुल विदाउट एनी केयर जो हम इंग्लिश बोलते हैं उसको कहते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश. मतलब अब जो स्लैंग है बाय नेचर वो इनफॉर्मल है. स्लैंग इज कॉमनली यूज्ड इन टॉक अबाउट अमंग फ्रेंड्स और कोलीग्स. वही बात आ गई कि दोस्त आपस में बातों में यूज़ करते हैं, कोलीग्स यूज़ कर लेते हैं, बट इज़ नॉट सूटेबल फॉर गुड राइटिंग और फॉर फॉर्मल ओकेजन्स. वही बातें सारी जो मैं आपको बता चुकी हूँ, especially the kind used by and typical of only one class of person, such as army slang, prison slang. As I said earlier, slang may appropriate in casual conversation. अगेन वही बात कि कैजुअल कन्वर्सेशन में सॉरी गुफ्तगू में जो आम गुफ्तगू है उसमें अप्रोप्रिएट होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, बट इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट इन फॉर्मल राइटिंग. फॉर्मल राइटिंग में जो स्लैंग्स है वो ठीक नहीं होते. अब आपको स्लैंग होप सो क्लियर तो हो गया होगा इसका कॉन्सेप्ट, और आपको ये भी पता चल गया कि इन इस लैंग्वेज में स्लैंग्स यूज़ नहीं होते. It is not realized by foreign learners of English that slang is used by limited social group. अब वो फॉरेन लर्नर ये कहते हैं कि लिमिटेड सोशल ग्रुप मतलब एक फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया, कोलीग्स का, या कुछ लोग इनफॉर्मली एक दूसरे से अटैच हैं तो सिर्फ वो स्लैंग्स यूज़ करेंगे. स्लैंग इन यूएस से डिफरेंट फ्रॉम दैट इन यूके ऑस्ट्रेलिया. मतलब हर कंट्री के अपने अपने स्लैंग होते हैं, ये तो डेफिनेट बात है. देखें ना, आपके हर ग्रुप के भी इवन अपने अपने स्लैंग होते हैं. मतलब आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है, आप डिफरेंट तरीके से आपस में जोकिंग करते हैं, एक दूसरे का टॉन्ट करते हैं या ह्यूमरस तरीके से, या स्लैंग एक दूसरे
गुस्से पे करते हैं, पुट आउट। और जो एक और ग्रुप है, मतलब अगर उनकी आपस का रिलेशन ज़्यादा इनफॉर्मल है तो इससे ज़्यादा वो स्लैंग यूज़ करेंगे, मतलब आपके और उनके स्लैंग डिफरेंट होंगे। आप फॉलो कर रहे हैं ना मेरी बात को, प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट री राइट सेंटेंस को करना है, इनको ठीक करके स्लैंग जो है हमने वो एक्सप्रेशन को चेंज करना है अफेक्टिंग लैंग्वेज में। ऑल द व्यूअर ट्रैश द न्यू टॉम क्रूज फिल्म। अब जो सारे के सारे ट्रैश का मतलब ये होता है कि जैसे छोटी मोटी गंदगी होती है, घास फूस, ये गंद थोड़ी बहुत डर्ट होती है, इसको कहते हैं ट्रैश। अब सारे के व्यूअर ने ट्रैश किया न्यू टॉम क्रूजन फिल्म को। अब ये फिल्म का नाम है, जो न्यू फिल्म है उसको व्यूअर्स ने ट्रैश किया, मतलब उन्होंने उसको बुरा कहा या गंदा समझा या ऐसे। लेकिन यह ट्रैश वर्ड जो अप्रोप्रिएट नहीं है, अगेन ये स्लैंग है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आप आपस में किसी दोस्त से बात कर रहे हो, आप ये कह सकते हैं यार ये फिल्म मज़े की नहीं है, ऐसे फजूल है, मतलब आप कह रहे हैं मज़े की नहीं है। अब वो ना तो वो कोई खाने वाली चीज़ है, लेकिन आप उसको इन फॉर्मल लैंग्वेज में तो यूज़ कर सकते हैं कि ये ट्रैश है, मज़े की नहीं है, फजूल है, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में आप ये वर्ड्स नहीं लिखेंगे। देखिए अगेन ये ट्रैश जो हमारा ये यहाँ स्लैंग है, इसको हम कट करके यहाँ क्या वर्ड आया, कंडेम्ड। कि सारे के सारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने इस मूवी को, ये जो फिल्म है इसका ये जो नाम है टॉम क्रूज, इसको कंडेम किया, उन सब ने इस पर तनकीद की। आई वॉज रियली चीज्ड ऑफ व्हेन रिजवान कॉल मी अ लायर। अब अगेन चीज्ड ऑफ का भी ये मतलब है कि मतलब एक बंदा हो जाता है ना गुस्से में झुंझला जाता है, उसको कहते हैं चीज्ड ऑफ। अब ये इधर अगेन स्लैंग है, इसकी जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे, आई वॉज रियली वेरी एंग्री, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया जब रिजवान ने मुझे लायर कहा। वर्किंग इन द लाइब्रेरी हैज बीन अ रियल ड्रैग। लाइब्रेरी में काम करना रियल ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है आपको किसी काम के लिए घसीट के लिए ले जाया होता है ना। अब देखें ना लाइब्रेरी में वो खुद काम कर रहा है ना, तो उसे कोई घसीट के लेके गया, ये तो एक स्लैंग है ना, मतलब उसे ले जा रहा हो कोई घसीट के, तो फिर तो कहेंगे उसको कोई रियल ड्रैग हुआ है उसके साथ। अब ये वही बात स्लैंग यूज हुआ है। अब यहाँ ये आएगा वर्किंग इन द लाइब्रेरी हैज बिन बोरिंग, बट बोरिंग है। अब रियल ड्रैग तो अगेन स्लैंग है। सेकंड जो हमने पढ़ना है वो क्लैशेस है। ये 3 जो है हमने एनिमीज पढ़े हैं क्लियर कम्युनिकेशन के, उसमें सेकंड जो है क्लैशेस। क्लैशेस भी अगेन उसी टाइप होते हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। क्लैशेस आर एक्सप्रेशन दैट वर वंस लाइवली एंड इंटरेस्टिंग, मतलब अच्छे भी होते हैं, इंटरेस्टिंग भी होते हैं। हाउ बिकॉज दिस एक्सप्रेशन हैव बीन यूज टू मच एंड सो ऑफन, मतलब बहुत ज़्यादा अक्सर औकात यूज होते हैं। दे हैव बिकम प्रिडिक्टेबल डल एंड बोरिंग, तो वो एक बात सुन सुन के लोग डल हो जाते हैं, मतलब बोरिंग हो जाते हैं बार बार वही वर्ड सुन सुन के। अ गुड राइटर ट्राइज टू अवॉइड क्लैशिंग इन हिज राइटिंग, ट्राई टू यूज फ्रेश एक्सप्रेशन। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ क्लैशेस। ये क्लैशेस की सारी एग्जांपल्स है, इसको हम समझते और पढ़ते हैं। तो जो गुड राइटर होता है वो क्लैशेस से अवॉइड करता है, क्योंकि वो चीज़ उसको ये कोशिश होती है कि मेरी राइटिंग सबसे यूनिक हो, अच्छी हो, इसको जो रीडर्स हैं वो पसंद करें। तो वो ऐसे वर्ड्स से जो बार बार यूज़ हों, लोग उससे बोर हो गए हों, डल वर्ड्स बन गए हों, क्लैशेस जिन्हें कहते हैं, वो वर्ड्स वो यूज़ नहीं करता। आफ्टर ऑल इज सेड एंड डन, अब ये बार बार के आखिरकार ये कहा और ये किया, मतलब ये एक आम सा लफ्ज़ है ना। क्लियर एज क्रिस्टल, अब ये इसकी जगह खास लफ्ज़ है कि ये बात क्रियल है, एक क्रिस्टल की तरह, मतलब एक उसके क्रिस्टल की तरह एक साफ चमकदार, ये हकीकत बात है। अब इससे बेहतर ये लफ्ज़ है, ये अगेन क्लैश है। अ लॉन्ग फेल्ट वांट, कि बहुत अरसा हो गया मुझे ये चाहते हुए। और कूल एज अ ककम्बर की तरह ठंडा। अवॉइड लाइक द प्लेग, अब अवॉइड करो उसको लाइक द प्लेग जैसे एक डिजीज होती है, एक बीमारी होती है, उसको उसकी तरह अवॉइड करना है, मतलब उसको परहेज करना है उससे। लाइट एज अ फीदर, एक पर की तरह हल्का। बोथ टू टीयर्स, मतलब ये टीयर्स कहते हैं आंसू को, आंसुओं की तरह, मतलब आंसू को बोथ टू टीयर्स। बोर्ड इन सेंस के पाइसिंग, किस चीज़ को पाइस करना, मतलब उसमें सुराख करना, मतलब आंसू जितना उसको बोर्ड कर दिया, उसके आंसू जितना छेद लिया उसमें सुराख कर लिया या वट एवर। मेक एंड्स मीट, मुश्किल से गुजर बसर करना। बेटर हाफ, इट मीन्स वाइफ, बेटर हाफ बीवी को कहते हैं। प्रीटी एज अ पिक्चर, पिक्चर की तरह प्यारा। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ये है एक क्या उसे कहते हैं, मतलब जैसे मुहावरा उर्दू में कहते हैं, इस तरह इंग्लिश में एक ईडियम है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब नागहानी आफत, मतलब अचानक से कोई आफत मुसीबत आ जाती है, उसे कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ईडियम है, जैसे मुहावरा होता है ना उर्दू में, ऐसे ही इंग्लिश में ईडियम्स होते हैं, मुहावरे को कहते हैं। रेड एज अ रोजेज, इसकी तरह, रोज की तरह, गुलाब के फूल की तरह सुर्ख। नेक्स्ट देख लेते हैं बिजी एज अ बी, मतलब मक्खी की तरह बिजी, जैसे मक्खी बिजी होती है ना अपने सारे कामों में, ऐसे ही कहा गया। सिक एंड टायर्ड, मतलब थका हुआ और बीमार। कोल्ड एज आइस, बर्फ की तरह ठंडा। नेक्स्ट है टाइड एंड ट्रू, ठीक और ट्राइड एंड ट्रू, सॉरी, ठीक और कोशिश किए, जिसके लिए की जाए, ठीक कोशिश की जाए। इन दिस डे एंड जेस, इस दिन और इस ज़माने में और इस उम्र में, ऐसे भी कह सकते हैं हम। टाइम एंड अगेन, मतलब दोबारा, वक्त और दोबारा।
अब ये सारे के सारे क्लैशेस यहाँ इतनी बड़ी इनकी लिस्ट देने का ये मतलब था कि आप इसको मेमोराइज करें, और ऐसे आ सकता है कि आपके पास अगर एमसीक्यूज में कोई सेंटेंस हो तो आपको कि इनमें से क्लैश कौन सा है, तो इन सारे वर्ड्स में से कोई वर्ड हो, आपने जब ये याद किए होंगे, मेमोराइज किए होंगे, आपको पता चलेगा कि ये वर्ड जो है क्लैश है। आप इन सबको याद कर लेना, मैंने आपको इसकी ट्रांसलेशन बता दी है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द बॉयज इन माई क्लास फॉर डाउन इन द डंप्स। जो मेरी क्लास के बच्चे हैं वो नीचे हैं इन द डंप्स। डंप्स का मतलब होता है किस्म के गड्ढे, मतलब वो बहुत नीचे गड्ढों में है। ये वो अगेन क्लैशेज यूज हो रहा है या स्लैंग के तौर पे, मतलब ये हकीकत ऐसी नहीं है, लेकिन ये इसको वर्ड को एग्जैजुरेट करके ऐसे बताया जा रहा है। बिकॉज दे वर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल, कि वो क्योंकि वो एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं विद देयर डिस्क्रीट मैथ्स कोर्स। अपने जो डिस्क्रीट का मतलब बुरे, मतलब फजूल से मैथ्स के कोर्स से, मैथ्स के स्पेलिंग गलत लिखे हुए। वेल इसमें देखें, अब ये बात को जानबूझ के लंबा किया हुआ है, बात छोटी होकर भी हो सकती थी। इसको ये क्लैशे के एग्जांपल है। अब इसमें देखें वर्ड्स ऊपर जो हमने पढ़े हैं वो वर्ड इसमें यूज हुए हैं वो एज अ क्लैशे। शी स्पीक्स लाउड टू वेक द डेड। वो इतना ऊंचा बोलती है कि मुर्दे उठ जाते हैं, मतलब उसकी आवाज से मुर्दों को जगाने की जितना ऊंचा बोलती है। अगेन एक्सेजुरेशन है इसमें उसकी ऊंची आवाज से, क्लैशे। द चिल्ड्रन इन द नर्सरी क्लास हैव बीन बिजी एज बीज ऑल द डे। जो नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो बिजी ऐसे हैं जैसे मक्खियां नहीं सारा दिन बिजी रहती, बीज शहद की मक्खियां, ऐसे वो बिजी रहते हैं। बट दे स्टिल सीम फ्रेश एज डाइसिस। डाइसिस का मतलब होता है बहुत इनोसेंट, पाकीज़ा जिसे कहते हैं, मासूम। तो तब भी वो ऐसे फ्रेश दिखाई देते हैं जैसे कि डाइसिस, मतलब पाकीज़ा, मासूम, फ्रेश दिखाई देते हैं। अगेन इसमें भी एज बीज ये क्लैशे यूज हुआ है, इसमें भी एग्जैजुरेशन है। तीनों सेंटेंस आपको क्लैशे क्लियर हो गया होगा, होप सो। थर्ड जो हमने पढ़ना है, जो एनिमी है इसका क्लियर हमारा कम्युनिकेशन का, वो है वर्डलीनेस। सम राइटर्स शो ऑफ देयर कमांड ऑफ द लैंग्वेज बाय यूजिंग बिग डिफिकल्ट वर्ड्स। अब कुछ जो राइटर्स हैं वो शो ऑफ करते हैं, यानी कि दिखाते हैं, दिखावा करते हैं अपनी कमांड ऑफ द लैंग्वेज, कि उनको लैंग्वेज में बहुत कमांड है, बहुत ग्रिप हासिल है। दिखावा किस चीज़ तरह करते हैं कि बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, कि ये वो कहते हैं बड़ी बड़ी छोड़ना, ऐसे वो लैंग्वेज में बड़ी बड़ी छोड़ते हैं राइटिंग में। हालांकि उन्हें ये पता चाहिए कि हमेशा जो रीडर है वो लाइक करता है ब्रीफ एंड शॉर्ट थिंग, कि ब्रीफ हो, उसमें बहुत सारा कुछ समाज है, जिसे कहते हैं ना कूजे में दरिया बंद करना है, वैसी चीज़ जिसे ज़्यादा अपीलिंग होती है। तो वो राइटर क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं कि बड़े बड़े लफ्ज और फजूल तरह यूज़ करें। इसको हम कहते हैं वर्डीनेस। एक्चुअली दिस इज वेरी अनोइंग फॉर द रीडर। एग्जैक्टली कि रीडर के लिए बहुत अनोइंग होता है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है ये सारी जो है राइटर की हरकतें देखते। नोटिस फॉर एग्जाम्पल द हाउ इजी द फॉलोइंग वर्डली एक्सप्रेस। हम नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, ये वर्डली एक्सप्रेशन लंबा और ये 7 सिंगल वर्ड है कि आप इसको ऐसे एज ए सिंगल वर्ड यूज कैसे कर सकते हैं। आई लार्ज नंबर ऑफ, मतलब एक बहुत ज़्यादा नंबर। अब लार्ज नंबर ऑफ, इतने 4 लफ्ज लिखने के बजाय आप एक लफ्ज ये लिख दे के मैनी, मैनी का भी तो ये मतलब है ना। ऐसे ही एट एन अर्लियर पॉइंट इन टाइम, अब इसको ऐसे करते हैं बिफोर। अर्लियर पॉइंट इन टाइम का भी ये तो मतलब है ना कि जो वक्त का जो पॉइंट है उससे पहले, और बिफोर का भी ये मतलब है पहले। अब सिंगल वर्ड आप करेंगे, आपकी राइटिंग ब्रीफ होगी, ज़्यादा अपीलिंग, ज़्यादा यानी कि अच्छी होगी। एट दिस पॉइंट इन टाइम, इस वक्त के इस टाइम, अभी मतलब, और आप इसको 9 एक वर्ड में कर दें अभी, जो हमारा क्लियर हो जाएगी बात। नेक्स्ट देखें ड्यू टू द, देखें नेक्स्ट ड्यू टू द डैट फैक्ट, द फैक्ट, इस हकीकत की वजह से। अब इसको आप कर दें बिकॉज, क्योंकि। अब इसको ड्यू टू द फैक्ट को आप इनफैक्ट भी कर सकते हैं कि दरअसल या दर हकीकत, इनफैक्ट भी कर सकते हैं और ये बिकॉज भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग द टाइम दैट, इस वक्त के दौरान। वाइल कर दें कि उस दौरान। ईच एंड एवरी डे, हर दिन, हर और हर दिन। ईच भी आगे एवरी भी, ये तो 2 यूज ही नहीं होते, गलत है ये। अब इसको डेली कर देना कि रोजाना, बात खत्म होगी। फ्यू नंबर, फ्यू मतलब नंबरों में चंद, अब फ्यू कर दें सिर्फ चंद। ग्रीन इन कलर, ग्रीन कर दें। इन ऑर्डर टू, मतलब इस सिलसिले में, और टू भी का भी ये मतलब है। इन माई ओन ओपिनियन, मेरी अपनी राय के मुताबिक, तो आप ऐसे कर दें आई थिंक, मेरे ख्याल के मुताबिक। इन द इवेंट दैट, तो ये 4 लफ्ज लिखने के बजाय इफ कर दें कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। ये भी है कि अगर इस केस में ऐसा हो तो ऐसा होगा। इन द नियर फ्यूचर, करीब फ्यूचर में। सून, मतलब इस सून का भी ये मतलब है जल्दी। मेड द डिसीजन टू, और डिसाइडेड, डिसीजन बनाया हुआ। मेड द डिसीजन टू का ये मतलब है कि डिसीजन बना हुआ, और डिसाइडेड का ये मतलब है कि डिसाइड हो गया। अगेन वही ये शॉर्ट वर्ड है। एंड ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का भी ये मतलब है कि इस वजह से या क्योंकि, इसके भी आप बिकॉज कर दें। पोस्टपोन्ड अंटिल लेटर, मतलब बाद तक उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। ये आप नोट कर रहे हैं ना, मैं इधर हूँ सेकंड वाले पे। पोस्टपोन अंटिल लेटर, बाद तक उसको पोस्टपोन करें। तो पोस्टपोन का भी तो ये मतलब है कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, इसको डिले कर दिया जाए। तो फिर आप अकेला वर्ड क्यों नहीं यूज़ कर सकते पोस्टपोन। स्मॉल इन साइज, अगेन इसको आप स्मॉल यूज़ कर लें। बड़े बड़े लफ्ज यूज़ करने के बजाय, बड़ी बड़ी छोड़ने के बजाय आप छोटे ब्रीफ लफ्ज यूज़ करें, ताकि आपका रीडर भी बोर ना हो और आपकी राइटिंग भी अच्छी और ब्रीफ हो। ओके, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सी विच वंस कम्युनिकेट वेल। हमने
जो अच्छे सेंटेंस है वो हमने आपने बताना है कोई अच्छा कम्युनिकेट कौन सा कर रहा है। अब देखें, ड्यू टू द फैक्ट दैट द प्रिंटर, अब फिर लंबी लाइन, ड्यू टू द फैक्ट, इस हकीकत की वजह से हमने ऊपर पढ़ा है कि इसको ड्यू टू द फैक्ट को हम बिकॉज में कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया हम इन फैक्ट भी कर सकते हैं इसको चेंज, मतलब इन फैक्ट का भी ये मतलब है दर हकीकत या असल में। द प्रिंटर रन आउट ऑफ द टोनर, टोनर प्रिंटर का ये होता है, प्रिंटर का तो पता होगा ना आपको, जिसे प्रिंट करते हैं हम चीज़ें कंप्यूटर से, जैसे आपके नोट्स वगैरह। टोनर उसमें एक ड्रम सा होता है जिसमें प्रिंटर की इंक पाउडर होता है, मतलब जिससे वो ब्लैक पेपर पे ना हो, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा टोनर के बारे में, उसमें होता है। तो यानी कि एक प्रिंटर का पाउडर होता है जिससे ब्लैक राइटिंग बाद में जो हमारे पास छप के आ जाता है पेज पे। तो जो प्रिंटर है उसका टोनर खत्म हो गया, दे वेंट टू द लोकल स्टोर, वो लोकल स्टोर पे गया फॉर द पर्पज ऑफ बाइंग सम, कुछ खरीदने के लिए, थोड़ा सा टोनर खरीदने के लिए। अभी हम इसकी जगह, इस लंबी लाइन की जगह, ड्यू टू दैट फैक्ट की जगह हम अगर इधर लगा दें बिकॉज, तो हमारी लाइन बहुत, हमारे जो सेंटेंस है वो हमारा ब्रीफ हो जाएगा। एट द पॉइंट इन टाइम, अगेन वही लंबा सा, उसे लंबी छोड़ दिया राइटर ने, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, एट द पॉइंट इन टाइम वी हैव नॉट येट शेड्यूल द डेट ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, कि अभी तक हमने अपनी नेक्स्ट मीटिंग की डेट फिक्स नहीं की, वी हैव नॉट येट शेड्यूल द नेक्स्ट मीटिंग डेट, बात ही खत्म। ये छोटा सा देखें, उस पूरी लाइन के बजाय आधी लाइन बन गई और मतलब सारा का सारा जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो बात आपकी एक्सप्रेस हो गई है, आपका जो मेन पर्पज है वो कम्युनिकेट हो गया। इन माई ओपिनियन, अगेन इन माई ओपिनियन की जगह हमने पढ़ा कि हम आई थिंक यूज करेंगे, आई थिंक भी इधर यूज कर दिया और माई ओपिनियन भी यूज कर दिया। वेल, आई थिंक द कोटा सिस्टम इन जॉब्स इज टोटली अनफेयर एंड अनकॉल्ड फॉर, कि जो कोटा सिस्टम है जॉब में, मतलब कोटा ये होता है कि ये फीमेल्स के लिए इतना कोटा है, मेल्स के लिए इतना कोटा है, और समटाइम ऐसे होता है ना किसी प्रोविंसेस का कोटा होता है, मतलब केपी का इतना है, पंजाब का इतना है, और ऐसे सारे प्रोविंसेस का। तो ये जो कोटा सिस्टम है वो कह रहा है कि मेरे ख्याल से अनफेयर है, मतलब इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता और अनकॉल्ड है, अच्छा नहीं है। तो आप ऐसे कर दें, आई थिंक दैट जॉब कोटाज आर अनफेयर, कि जॉब का जो कोटा है वो अनफेयर है, मतलब बगैर इंसाफ के है। कोटा सिस्टम इन जॉब्स, ये पूरी आप इतनी डिटेल बताने के बजाय जॉब कोटास कह दें, सीधी सी बात कर दें। To help you develop your skill in choosing words effectively, we will do a short exercise. See if वही बात आगे, एक्सरसाइज आगे हम इसको देखते हैं कि उन्होंने क्या कि आपकी वर्ड स्किल को इन्हेंस करने के लिए हमने आपकी हेल्प की एक शॉर्ट एक्सरसाइज से। फर्स्ट सेंटेंस देखें, माई नेबर्स कन्वर्सेशन इज टू ग्रॉस फॉर मी, मेरे नेबर की जो कन्वर्सेशन गुफ्तगू है टू ग्रॉस फॉर मी, नेबर भी राइटर की तरह लंबी लंबी छोड़ता होगा, बहुत से कैशे यूज करता होगा कन्वर्सेशन में, इसीलिए वो कह रहा है मेरे लिए ग्रॉस है। ग्रॉस का ये मतलब है, टू ग्रॉस मतलब फजूल है, बोरिंग है, जिसको कहते हैं ना, मुझे अच्छी नहीं लगती। अब इसको हम ऐसे करेंगे, माई नेबर्स कन्वर्सेशन इज डिस्गस्टिंग, अगेन डिस्गस्टिंग का भी ये मतलब है काबिल नफरत है, मतलब आई डोंट लाइक इट। अब टू ग्रॉस फॉर मी, इतनी लंबी लाइन को हम काट के जस्ट एक लफ्ज ऐड कर देंगे, दैट इज डिस्गस्टिंग। द ऑडियंस वॉज बोर्ड टू टीयर्स बाय लेक्चर ऑन इकबाल, द ऑडियंस वॉज बोर्ड बाय द लेक्चर ऑन इकबाल, बात खत्म। बोर टू टीयर्स का मतलब है इतने ज़्यादा बोर हो गए थे कि वो आंसू आने लगे थे उनके। सॉरी, इसका ऊपर मैंने जो मीनिंग आपको किया वो गलत किया है, मुझे भी अभी क्लियर हुआ है। बोर्ड का मतलब ना वो पाइसिंग भी होता है, लेकिन अगेन वही बात, लेकिन इसके स्पेलिंग भी सेम होते हैं, ये होमोनिम्स वर्ड है ना, तो मुझे वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वेल, आप अब इसको नोट कर लीजिए कि बोर टू टीयर्स का मतलब है कि इतने ज़्यादा बोर हो गए कि रोने लग गए, मतलब बिल्कुल बंदा बिल्कुल बेबस जब नहीं हो जाता, बोर रोने वाला हो गया, जिसको हम उर्दू में कहते हैं या आम जुबान में कहते हैं, देखो ना इसकी तो रोने वाली शक्ल भी पड़ी है, मतलब इतना बोर हो गया, फेडअप हो गया। तो ऐसे ही कि ऑडियंस इतने ज़्यादा बोर हो गए थे जो लेक्चर दिया था इकबाल ने उससे, कि वो रोने वाले हो गए थे। अब बोर टू टीयर्स की जगह हम इसको काट के लिख देंगे कि द ऑडियंस वॉज बोर्ड बाय द लेक्चर इकबाल, सीधी सी बात है कि वो बोर हो गए थे। अब हम बोलने में तो ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि हम इनफॉर्मल लैंग्वेज बोलने में यूज़ करते हैं कि वो इतना बोरिंग हो रहा है, देखो रोने वाला हो गया वो, लेकिन हम जो लिखने में, क्योंकि हम फॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं तो हम वहाँ सिर्फ बोर का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, बोर टू टीयर्स हम यूज़ नहीं करेंगे। ये क्लैशे भी है और स्लैग भी है। द ऑडियंस वॉज बहुत ओके हो गया, ओइंग टू द फैक्ट दैट द बसेज आर ऑन स्ट्राइक नो वन अराइव्ड ऑन टाइम ओइंग टू द फैक्ट ऑफ, मतलब इस फैक्ट की वजह से, इस वजह से इसको हम काट के लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि जो बसेज हैं वो ऑन स्ट्राइक हैं, आज हड़ताल की हुई है बसों ने, तो इसलिए कोई भी टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा। द बॉयज आर पुलिंग योर लेग व्हेन दे से दे कांट बी एट योर पार्टी, लड़के तुम्हारी टांगे खींच रहे थे जब वो ये कह रहे थे कि वो पार्टी पे नहीं आ सकते। डोंट लिसन टू देयर टीजिंग, उनके तंग करने को ना सुनो। दे वुड नॉट मिस योर पार्टी फॉर द वर्ल्ड, वो तुम्हारी जो पार्टी है वो पूरी दुनिया के लिए भी मिस नहीं कर सकते। देखें कितनी लंबी छोड़ दी है। एक तो ये बात है ना कि लड़के तुम्हारी टांगे खींच रहे थे, अब ये भी फजूल बात है ना, ये हम बोलने में तो कर सकते हैं कि जो फलाम बंदा तुम्हारी टांगे खींच रहा है, मतलब कि वो तुम्हें इस काम करने से रोक रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन हम लिखने में तो ऐसा
ऐसे नहीं ना लिखेंगे, फॉर्मल लैंग्वेज में तो ऐसे वर्डिंग बिल्कुल भी नहीं यूज़ होती, पुलिंग योर टेंट, ठीक है। और ऐसे दूसरी भी ये छोड़ दिए कि वो पार्टी तुम्हारी मिस नहीं कर सकता, दुनिया पूरी उनके लिए मिस हो सकती है, पार्टी नहीं मिस हो सकती, ये भी बहुत लंबी छोड़ दिया फॉर द वर्ड वाली बात। अब इसको हम शॉर्ट ऐसे करेंगे, जोकिंग रियली स्मॉल वांट टू गो टू पार्टी, ये क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस दे दिया हम इसको, इसका सोल्यूशन नहीं है लेकिन हम इसको ऐसे ठीक करेंगे कि द बॉयज आर टीजिंग यू। हम ये इतनी लंबी लाइन के बजाय पुलिंग योर लेग्स की बजाय करेंगे टीजिंग, कि लड़के तुम्हें तंग कर रहे थे, व्हेन दे से दे कांट बी एट योर पार्टी, जब वो ये कह रहे थे कि वो तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकते, डोंट लिसन टू देयर टीजिंग, उनकी तंग करने की तरफ तुम ध्यान ना दो, दे वुड नॉट मिस योर पार्टी, यहाँ तक बस हम करेंगे कि वो तुम्हारी पार्टी मिस नहीं करेंगे। फॉर द वर्ड ये हमारी इतनी लंबी छोड़ने की नहीं जरूरत है। ऐसे जोकिंग रियली वांट टू गो टू योर पार्टी, ये पता नहीं क्या है। वेल 5 सेंटेंस देखें। यू कैन नॉट बिलीव वट माई नेबर सेज, तुम यकीन नहीं करोगे कि मेरे नेबर्स ने क्या कहा। ही हैज़ अ गैस बैग, उसके पास एक गैस का बैग है। ड्यूरिंग द टाइम आई हैव नोन हिम आई हैव हियर्ड हिम टेल मैनी लाइज, कि जिस टाइम जब मैंने उसको सुना तो आई हैव हियर्ड हिम टेल मैनी, तो जब मैंने ये बात उससे सुनी तो मैंने उससे और भी बहुत सी बातें सुनी। क्या बातें सुनी? मैनी लाइज, के वो बहुत से झूठ बोल रहा था इसी के साथ। ऑलवेज एग्जैक्टिंग एस सिंस डब्ल्यू, ये पता नहीं क्या किया हुआ उन्होंने, मुझे लगता है यहाँ से कोई मिस्टेक हुई है। वेल हम इस 5 सेंटेंस को ऐसे मतलब ठीक करते हैं। यू कैन नॉट बिलीव वट माई नेबर से, तुम यकीन नहीं आएगा मेरा नेबर क्या क्या कह रहा था। ही हैज़ अ गैस बैग, ही सेइंग, इधर ऐसे नहीं आएगा, इधर हम इसको सेकंड जो सेंटेंस है उसको ऐसे ठीक करेंगे। टोल्ड मैनी लाइज, कि उसने बहुत से झूठ बोले। ड्यूरिंग द टाइम आई हैव नोन हिम, कि जब मैं उसको जान चुका था जिस वक्त, तो आई हेयर मैनी लाइज फ्रॉम हिम, तो मैंने बहुत से झूठ उससे सुने। आपको ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि ये जो उसने लंबी लंबी छोड़ी, आपको अपने सेंटेंस में ऐड करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये बता दें कि तुम्हें बिलीव नहीं आएगा कि मेरे नेबर ने क्या कहा और उसने बहुत से झूठ बोले, बात खत्म। ऑलवेज एग्जैगरेटिंग एस सिंस डब्ल्यू, ये पता नहीं क्या है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, अगर आपको आ रही है तो बता दें। मुझे लगता है ये मिस लेड हुआ है, कुछ यहाँ गलत लिखा हुआ है। सेंटेंस तो ठीक है वो तो, लेकिन ये बार बार जो लाइन आ रही है। वेल 6 सेंटेंस देखें, अगर आपको इसकी समझ आती है तो आप मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। शी वॉज एज हैप्पी एज अ लार्क व्हेन ही लर्नड दैट शी हैड गॉट एन ए ऑन हर टर्म पेपर, वो बहुत खुश थी, किस तरह खुश थी, एज हैप्पी एज अ लार्क। लार्क एक छोटा बर्ड होता है। अब लार्क हम जनरली अपनी लैंग्वेज में तब यूज़ करते हैं जब बंदा बहुत फ्रेश बहुत एनर्जेटिक हो ना किस चीज़ पे, तो हम उसे कहते हैं एज फ्रेश एज अ लार्क या एज हैप्पी एज अ लार्क, या अगेन एक ईडियम के तौर पे यूज़ होता है। वो बहुत खुश हुई एज अ लार्क व्हेन शी लर्नड दैट शी गॉट एन ए ऑन हर टर्म पेपर, वो जब उसने ये सुना कि एक तो लर्न नहीं आएगा, व्हेन शी हेयर्ड आना चाहिए यहाँ ना, कि जब उसने ये सुना कि उसने अपने टर्म पेपर में ए ग्रेड लिया। बट हर हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग ड्यू टू द फैक्ट, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर ना रही ड्यू टू द फैक्ट दैट, अगेन ये पूरी लाइन आ रही है ड्यू टू द फैक्ट दैट। अब इसकी जगह आप करेंगे बिकॉज देयर हैड बीन अ कंप्लीट मिस्टेक इन द कंपाइलिंग ऑफ रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट के कंपाइल करने में, रिजल्ट के बनाने में एक कंप्लीट मिस्टेक आ गई थी, तो इसलिए मिस्टेकली उसका एक ग्रेड आ गया था, तो उसकी खुशी ज़ाहिर ख़त्म हो गई जब उसे सही बात पता चली। बिकॉज आप इधर यूज़ करेंगे या इनफैक्ट यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये ड्यू टू द फैक्ट दैट ये लंबी लाइन यूज़ नहीं करेंगे। तो आगे हमारा जो लेसन का सेकंड पार्ट है वो हम इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।